नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव एवं शहरी विकास सचिव से 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस अधिनियम के प्रचार प्रसार और कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया है कि उत्तराखंड में एंटी स्पिटिंग एंड एंटी लिटरिंग एक एक्ट आया था 2016 में, और 2016 से 2019 तक जब एक आरटीआई डाली गई 2019 में कि इस एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कितने चालान हुए हैं और क्या कार्रवाई हुई है, तो ये सामने आया कि टोटल उत्तराखंड में 100 अर्बन लोकल बॉडी हैं और इन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में से 39 ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिन्होंने 0 चालान इकट्ठे करे हैं, यानी कि नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, नगर निगम उत्तराखंड के एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कोई ठोस कार्रवाई कोरोना से पहले भी नहीं कर रहे थे, यानी कि इनका कोई बुनियादी ढांचा इस एक्ट के तहत कोरोना से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब कोरोना संक्रमण आ गया है और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसलिए आज की तिथि में उत्तराखंड एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट को एक दृढ़ता से जो है पालन करना एक बड़ा जरूरी हो गया है। यही मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के सामने यह जनहित याचिका योजित की गई है, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 26 मई की अगली तारीख लगाते हुए तब तक स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड सरकार और शहरी विकास सचिव उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि वो इस एक्ट का प्रचार प्रसार करें और जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार के बाजार भी खोल दिए गए हैं। सरकार ने हरिद्वार को रेड जोन से ग्रीन जोन की श्रेणी में शामिल कर दिया था। ग्रीन जोन में आने के साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे। लगभग 2 महीने बाद बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन बाजारों में रौनक अभी नहीं लौटी है। स्थानीय व्यापारियों ने हरिद्वार को ग्रीन जोन घोषित किए जाने और बाजारों को खोलने की अनुमति देने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। आज जिस तरह के कुछ मार्केट खुलने की वजह से हालात सामान्य दिख रहे हैं, उसको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बीमारी अभी गई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही हमें अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्य तो कभी रुकते नहीं है और कार्य रुकने से जो है वो जीवन रुक जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। मार्च से बाजार जो है बंद चले आ रहे थे। जब से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से करीब करीब 2 महीने हो गए और आज बाजार खुले हैं तो व्यापारियों के चेहरे भी खुले हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जीएसटी है और दूसरी लेबर की परेशानी है। सभी लोग घर पर थे, बाजार बंद थे, बिजली पानी टैक्स, तरह तरह के टैक्सेस और उसके बाद फीसेस जो है मध्यम वर्ग के ऊपर, ये सब चीज़ें लगातार मार कर ही रही थी। और आज व्यापार खुलने से व्यापारियों के चेहरों पर रौनक आई है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सीमाओं में भी ढील दी जाए, ताकि हरिद्वार, क्योंकि एक पर्यटन का स्थल है, यहाँ पर यात्रियों का आना जाना लगातार रहता है और बहुत सारे लोग और बहुत सारे बाजार यहाँ यात्रियों पर निर्भर करते हैं। स्थितियों को देखते हुए सरकार अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले और जो बॉर्डर है उनको धीरे धीरे उनमें छूट दी जाए, उन्हें खोला जाए, ताकि व्यापार का आदान प्रदान बढ़े। क्योंकि आप सब लोग समझते हैं कि 2 महीने के बाद व्यापार खुलने के बाद यकायक वो चल जाए, ये तो बड़ा नामुमकिन सा है। तो धीरे धीरे सरकार सब स्थितियों को देखते हुए अगर धीरे धीरे बॉर्डर खोलेगी, हरिद्वार के बाजार खुलेंगे, होटल और मॉल खुलेंगे, तो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। इस सब काम के लिए हमको और सरकार को आपस में समन्वय बना के चलना पड़ेगा। पौड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों को देखते हुए जिला मुख्यालय पौड़ी के व्यापार संघ ने फैसला लिया है कि पौड़ी के बाजारों को सुबह 7 से 4 बजे के बजाय सुबह 7 से 2 बजे तक खोला जाएगा। लॉकडाउन सीमा बढ़ने के कारण बेवजह लोगों की भीड़ लगातार बाजारों में देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए व्यापार संघ ने जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात कर अपना मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया है। आगे आके रिक्वेस्ट की है कि जो 4 बजे तक का समय मार्केट के खुलने का है उसको कम किया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक मार्केट खुलने की वजह से अनावश्यक लोग घूम रहे हैं। तो इस जब उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए फिर हम लोगों ने सिर्फ अभी पौड़ी शहर के लिए अभी एक आदेश किया है
कि ये सिर्फ 2 बजे तक खुलेंगे। लेकिन अभी श्रीनगर से भी एक रिक्वेस्ट आई है उनके व्यापार मंडल की कि जो दुकानों के खुलने का समय है उसको 4 बजे की बजाय कम किया जाए। लक्सर में लॉकडाउन के चलते फल और सब्जी किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सब्जी और फल भले ही बाजार में बेहद कम दामों में बिक रहे हैं, लेकिन बिचौलिए उनसे कम दामों में लेकर उन्हीं फल और सब्जियों पर 2 से ढाई गुना मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों की जेब में कुछ नहीं जा रहा है। लिहाजा लागत तो दूर की बात है, किसानों को रोजमर्रा का खर्च भी उठाने में काफी परेशानी हो रही है। हमें घाटा है, सारा नुकसान है। हमारी 10-20 बीघा तो गंगा में कट गई और 5 लाख का हमें पूरा घाटा है कलेज में। बड़ी परेशानी है, माल हमारा बिक नहीं रहा है, मंडी में डाल खा रहे हैं ऐसी। 5 रुपए किलो खरबूजा बिक रहा है मंडी में, जो तरबूजी वही 5-6 गुजारा है, और जब नहीं बिक रहा है वो ऐसी छोड़ खा रहा है मंडी में। ये परेशानी है हमारी। इस बार तो कोई फायदा नहीं, सारा नुकसान ही है। बारिश ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया नुकसान ही। जब भी बारिश और ओला और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है, माल बाहर नहीं जा पा रहा, बिक नहीं रहा बढ़िया बिल्कुल भी। और लोकल क्षेत्र में इतने माल की खपत नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है इस बार प्लेजों को। और गंगा जी भी बहुत ढा रही है हमारे। खराब हालात है। 3500 रुपये 3000, 2500 रुपये बीघा की तो ज़मीन है। हम कुताना गांव से है, बड़ौत हमारा वो है तहसील, और जिला है बागपत। 150 किलोमीटर दूर से आ रहे हम। जब हमें इतना घाटा लॉकडाउन की वजह से हो रहा तो हम किस तरह रह पाएंगे? खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी जो जमीन थी वही पानी में बहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों की रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग मामले में सुनवाई की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुए। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव नीतीश झा और स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि शासन आईसीएमआर से सलाह मशवरा कर रही है कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य की सीमा पर ही क्या सर्विलांस रैपिड टेस्टिंग हो सकती है। यदि आईसीएमआर की सलाह बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्टिंग के पक्ष में आती है तो ये तत्काल शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की जांच बॉर्डर पर और उनके खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था की मांग की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नीतीश झा सेक्रेटरी हेल्थ उपस्थित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और उन्होंने अवगत कराया कि वो आईसीएमआर से कंसल्टेशन करके रैपिड टेस्टिंग के बारे में परसों तक कोर्ट को सूचित करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की हृदय विदारक तस्वीरें लगातार देश भर में सामने आ रही हैं। जयपुर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई स्पेशल रोडवेज बसों से मध्य प्रदेश और बिहार के लिए मजदूरों को रवाना किया गया। इस दौरान मजदूरों को चप्पल, पानी की बोतल और राशन किट भी दी गई। वहीं पायलट ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और केंद्र सरकार पर राजनीति कर रही है। यूपी में प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई बसों को रोका गया, जबकि इस मुश्किल वक्त में सबको साथ आना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मजदूरों की बसों को रवाना करने पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के आधार मजदूरों की मदद करना हम सभी का दायित्व है, जिसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार बखूबी निभा रही है। लगा था, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस महामारी के खिलाफ जो संघर्ष पूरे देश को करना है, उसका इतना बड़ा भार इस देश के श्रमिकों और मजदूरों को सहना पड़ेगा। पहली बार देखा था हमने लाखों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, श्रमिक, औरत, आदमी सब बॉर्डर पे फंसे हुए थे, और पिछले कुछ दिनों में सब्र का बांध लोगों का टूटा है। और मुझे बड़ा दुख है कि आज इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई कारण नहीं है कि इस देश के मेहनतकश लोग, जिन्होंने अपने हाथों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया है, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो हमारे चाहे कृषि श्रमिक हों, चाहे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हों, ठेला रेडी चलाने वाले लोग हों, जो लोग आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतने असमंजस पैदा कर दिया केंद्र की सरकार ने कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर पहुंच जाने का, और उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो लोग हैं।
हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो चाहे बसों से हो। लेकिन जैसा यूपी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो 1000 बस हम लोगों ने करके दी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी ने करी थी यूपी ले जाने के लिए, पहले परमिशन नहीं दी, अब परमिशन देते हुए कहा कि इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। मतलब लोगों को इंतजार कराना, घुमाए रखना। और जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया है, उन बसों को बेवजह बॉर्डर पर रोक लेना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है? हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर लाखों करोड़ों लोगों के जो आंसुएं पहुंचने चाहिए वो लोग अपने घर तक पहुंच सकें। इन लोगों के अंदर निराशा है, बेरोजगार हो गए हैं, खाने को सामग्री खत्म हो रही है, इतने हफ्ते निकल गए और आज तक कोई ठोस नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, सरकार ने और पार्टी ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है और लाखों लोग वापस आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदय हों जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर किसी का दुख बांटना, किसी श्रमिक को मदद करना, उसको बॉर्डर तक पहुंचाना, उसके लिए बस का इंतजाम करना, ये कहाँ से दिखावा हो गया? और मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से कि आपने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट करी, उसमें गरीब के हाथ में कितना पैसा आया? जो श्रमिक अपने घर गांव जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए कितना पैसा आपने इयरमार्क किया है? सिर्फ लोन एक मिला लगा दिया कि लोन ले जाओ, बाद में चुकाते रहना। ये बिल्कुल दोहरी नीति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है, कांग्रेस लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कोई व्यक्ति परेशान है, अटका हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, उसको खाने का इंतजाम करेंगे, उसको घर पहुँचाएंगे। इस इतने महत्वपूर्ण कठिन समय में हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार, उनके नेताओं ने बेवजह बयानबाजी कर इन मासूम, गरीब, पिछड़े हमारे जो श्रमिक साथी हैं, इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब समय आ गया कि अब सामने आकर इन लोगों को घर पहुंचाना चाहिए। हम लोग आज कुछ बसों का रवाना कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ जाएंगी, कुछ बिहार, बंगाल जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी रखी नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार इस बात से कुछ सबक लेगी। देखिए, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और हम लोग यहाँ पर राजस्थान सरकार के वो कैंप देखने के लिए आए हैं जो राजस्थान में प्रवासी मजदूर चाहे किसी और स्टेट से आता है और यहाँ से जब पैदल गुजरता है तो वहाँ रोककर उसको कैंप में रखना, उसके खाने की व्यवस्था करना, और यदि उसके पाँव में चप्पल नहीं उसको चप्पल पहनाना, और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करना। उसके बाद उसके लिए श्रमिक बसें लगाना, ट्रेन उसके लिए बुक करना और उसको यहाँ से रवाना करके, चाहे वो यूपी जा रहा हो, चाहे वो बिहार जा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश जा रहा हो, चाहे बंगाल जा रहा हो, देश के जिस कोने में वो जाता है उस कोने में उसको वहाँ तक भेजना, ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को राजस्थान की सरकार निभा रही है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि आज के 3 दिन पहले जब पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा था, तब प्रियंका गांधी जी ने आगे बढ़कर, क्योंकि पहले आपको पता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी राजस्थान में और पूरे प्रदेश की जितनी कांग्रेस कमेटियां हैं वो सोनिया गांधी जी के आदेश पर मजदूरों को अपने लेवल पर बसें करा के अलग से भेज रही थी। उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि साहब हम 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ा करते हैं, बॉर्डर पे बसें खड़ी कर दी और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप हमें अनुमति दे दीजिए, हम मजदूरों को सड़क से उठाएंगे और यूपी के जिस जिस गांव में उनको छोड़ना वहाँ छोड़ेंगे। क्योंकि यूपी में लगातार लाठीचार्ज हो रहा था, परेशान हो रहे थे, भीड़ हो रही थी। सिर्फ एक अनुमति देनी थी यूपी की सरकार ने अनुमति नहीं दी। 2 दिन तक बसें वहाँ पर खड़ी रही। अब यूपी की सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया, कहते हैं कि आपको अनुमति हम तब देंगे जब आप हमें बसें सरेंडर कर दोगे। ये प्राइवेट बसें हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे पर, कांग्रेस का जो खुद का कार्यकर्ता पैसा इकट्ठा कर उस पैसे से हायर की है। जो प्राइवेट बसें किराए पर ली जाती है उनको हम सरेंडर सरकारों को नहीं कर सकते। कह रहे फिर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, इनका परमिट लाओ और हमको सरेंडर करो। अरे एक सीधी परमिशन देनी है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बसें लेकर आए प्रियंका जी के कहने से वो ले, वो मजदूरों को उठाओ और गाँव तक छोड़े, तो अच्छा काम था। उल्टा घुमाना, बेवजह तंग करना, इसका मतलब ये सब काम करना चाहिए था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को दिल्ली में कंट्रोल रूम बना के मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वो काम किया नहीं। और राजस्थान सरकार, राजस्थान में तो कुछ कर सकती है लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं किया। आज पायलट साहब ने कैंप का दौरा किया है, हम लोग यहाँ पर आए, आप सब देख रहे हैं राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ लाठीचार्ज नहीं है, जहाँ बेवजह मजदूर के साथ अन्याय नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। श्रमिक बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमने ट्रेनें चला दी। तो पूरे देश में आप ट्रेनें खोल दो, कंट्रोल रूम दिल्ली में बना दो, प्रधानमंत्री जी खुद आगे आए, मजदूरों का दर्द मिटा दे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
राजस्थान से स्पेशल बसों में प्रवासी मजदूरों को यूपी के लिए रवाना किया गया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट हमारे साथ मौजूद है। पायलट साहब से जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रदेश सरकार। मदद कर रहे हैं, लोगों की जितना कर सकते हैं, राशन दे रहे हैं, जाने की व्यवस्था करा रहे हैं, बसों का इंतजाम करा रहे हैं। तो ये थे डिप्टी सीएम महोदय जिन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएं प्रवासी मजदूरों के लिए की जा रही हैं और देश भर में जो मजदूरों की स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा तमाम संसाधन उपलब्ध करवाकर मजदूरों को विभिन्न प्रदेशों के लिए रवाना किया जा रहा है। लोकेश कुमार, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौर में ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने श्रमिकों के लिए कांग्रेस की और बसें भेजने का जिस तरह ऐलान किया और कांग्रेसी कार्यकर्ता बॉर्डर पर बिना परमिशन वहां लेकर आ गए, ये लोगों को भड़काने का प्रयास किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई छूट का असर आज भी शहर के बाजारों में दिखाई दिया है। यहां शहर के व्यस्ततम मार्ग एमआई रोड और अजमेरी गेट पर यादगार तिराहे पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही। लोग अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल गए। हालांकि एमआई रोड सहित शहर के भीतरी इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद हैं, लेकिन जिन दुकानों, शोरूम और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई है वो भी अब खुलने की तैयारी कर रही हैं। धीरे धीरे दी जा रही छूट से अब जनजीवन भी सामान्य हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लोग भी इसका पालन करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण का जो असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। मैं अभी जो अजमेरी गेट पर यादगार के सामने खड़ा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है लोग बाग अपने अपने काम धंधों के लिहाज से बाहर निकल रहे हैं और जैसे जैसे छूट दी जा रही है उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, वो अपने अपने काम से सिलसिले में जा रहे हैं। टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर जो है जन जीवन जो है सामान्य गति से जो चलना, हालांकि जो इंटीरियर इलाका है, जो आपके कहना चाहिए कि चार दीवारी के अंदर का क्षेत्र है, वहाँ पर ज़रूर जो कर्फ्यू के हालात है और वहाँ आने जाने पर जो है पूछताछ करती है पुलिस और उसके बाद ही जो है लोगों को आने जाने की जो है कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं चौगानी स्टेडियम की तरफ ही गया था, वहाँ पर भी जो है पुलिस का सख्त पहरा है और लोगों को पूछताछ के बाद ही या उनके पास में जो पास होते हैं उसके आधार पर ही आने जाने की जो सुविधा दे रहे हैं, अन्यथा वो जो है उनको रोक देते हैं या वापस घरों की ओर भेज देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अजमेरी गेट पर भी जो है चहल पहल थोड़ी बहुत शुरू हो गई है और जिस तरह का जो एक सामान्य जनजीवन की हम बात करते हैं वह अब दिखाई देने लगा है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। संक्रमित में एक 11 वर्षीय बालक है। ये पिता पुत्र 3 दिन पहले ही मुंबई से घर लौटे हैं। इन्हें राणा पुंजा भील छात्रावास में क्वारंटीन किया गया था। अजमेर के ब्यावर में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया जारी है। बीते 2 दिनों से जारी जांच के दौरान पुलिसकर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में ब्यावर में अभी सिटी और सदर थाने के सभी पुलिसकर्मियों की जांच करवाई जा रही है। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। मनरेगा योजना के मनरेगा मैनेजर ने ऑनलाइन मनरेगा श्रमिकों की, आपको बता दें कि मनरेगा श्रमिकों की मस्टरोल भरकर 34,85,000 से अधिक की राशि का घोटाला किया है। मनरेगा मैनेजर ने पंचायती राज विभाग से राशि को उठाकर खुद के 4 अकाउंट और पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है। साल 2015 से मनरेगा मैनेजर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस मामले में पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मनरेगा मैनेजर सुमित बघेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा और गबन का मामला दर्ज कराया है। 18 जनवरी 2019 को मैंने ये जॉइनिंग कर ली यहाँ पर पंचायत समिति में।
तो मेरे को 10-15 दिन बाद फरवरी में जाके महसूस हुआ कि ये MIS मैनेजर सुमित वगैरह ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मैं 1-2 ग्राम पंचायतों की जांच की तो वहाँ पे कुछ कमी रिकवरी का इसका दिया 54,000 रुपये की रिकवरी इससे वसूल की जाए। उसके बाद में मैंने CO साहब कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को इन्फॉर्मेशन किया और उनको लिखित में दे के और उसको रिलीव कर दिया था और वहाँ से वो जांच आई है। इससे आप टोटल इसकी जो गबन हुआ है ना 34,85,454 रुपये। रामजीत सिंह विकास अधिकारी बाड़ी द्वारा और सुमित बघेला ब्लॉक को MIS मैनेजर नरेगा के खिलाफ कल एक FIR कराई थी और जिसमें नरेगा के करीब 34 लाख रुपए का गबन का मामला दर्ज कराया है। इनके डिपार्टमेंट द्वारा सुमित बघेला के खिलाफ पहले जांच ही बिठाई गई थी और जांच उसको दोषी कराया गया है। इसके बाद भी और कोई जांच के लिए FIR। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए बस उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में निजी बस पहुंची हैं। बसों का जायजा लेने के लिए मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भजन लाल जाटव भी बॉर्डर एरिया में पहुंचे, लेकिन यूपी सरकार ने इन बसों को अपने राज्यों में प्रवेश नहीं करने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से भी वार्ता की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। पिछले दिनों भी डीग के बहस बॉर्डर पर बसें भेजी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति नहीं मिलने की वजह से वापस लौट गई। पूरी प्रोवाइड करा दी है। जब CM योगी जी के किसी निजी सचिव ADG पुलिस या ACS होम ने लेटर लिखा प्रियंका जी के निजी सचिव को कि हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, हमें 1000 बसों की लिस्ट, उनके ड्राइवर नंबर, फिटनेस, ये सारी चीजें दीजिए और लखनऊ भेज दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात महाराष्ट्र से जो बसें जा रही हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट ले रहे हैं या उनको सबको लखनऊ बुला रहे हैं? जहाँ लोग इकट्ठे हैं, माइग्रेंट लेबर जहाँ परेशान हो रहा है, नोएडा का बॉर्डर है, गाजियाबाद का बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ बसें चाहिए। तो पार्टी ने उनसे कहा कि भाई उनके निजी सचिव ने फिर चिट्ठी लिखी उनको, प्रियंका जी के ने, कि आप हमें नोडल ऑफिसर्स के नाम बताएं जिनको की बस सुपुर्द की जा सके। भाई इस नोडल, मान लीजिए हाथरस भेजनी है तो हाथरस बताइए ये नोडल ऑफिसर है, इसका मोबाइल नंबर है, ये 50 बस हम उनको दें। कोसी बॉर्डर पर भेजनी है या नोएडा बॉर्डर पर, इसको नहीं बनाए। वो केवल राजनीति करना चाह रहे हैं कि साहब हमने तो परमिशन दे दी, वो नहीं आना चाह रहे। लखनऊ किसी भी कॉमन व्यक्ति से, कॉमन सेंस वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि इन बसेस को 600 किलोमीटर खाली हुआ लखनऊ भेजना, 100-200 किलोमीटर की दूरी है जहां से लोगों को लेना है, वहां तो भेजिए। वापस लखनऊ से आप नोएडा भेजेंगे, गाजियाबाद भेजेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन यही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई उनको ये चाहिए कि परमिशन दें, जैसे जैसे बसें आ रही हैं उनको परमिशन दें और जहां ले जाना चाहते हो उनके नोडल ऑफिसर्स के हमें नाम बता दें, उनका मोबाइल नंबर दे दें, उसको सुपुर्द कीजिए। भाई आपको वहां हाजिरी देनी है, आपको वहां हाजिरी। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस महामारी के बीच भी शराब का अवैध धंधा जारी है। अवैध शराब बनाने वाले ऐसे ही गिरोह पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। आबकारी दल ने आरजिया और पालडी गांव में अवैध शराब की भट्टियों पर छापा मारा, जहां पर करीब 20 लीटर तैयार शराब बरामद की गई और 4000 लीटर कच्ची शराब का वॉश नष्ट किया गया। आबकारी आयुक्त महोदय अजमेर और जिला आबकारी अधिकारी भीलवाड़ा के निर्देशन में गांव आरजिया और पालड़ी जो कि कोठारी नदी के किनारे हैं, वहां पर आबकारी दस्ते ने दबिश दी। इस दौरान हमें वहां 3 चालू भट्टी चलती हुई पाई और लगभग 20 लीटर हथकड़ शराब हमने वहां बरामद की। 15 ड्रम जो थे उसमें उत्तेजित वाश थी, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया। इसमें लगभग 4000 लीटर उत्तेजित वाश हमने दोनों गाँवों में नष्ट की और 2 अभियोग हमने दर्ज किए हैं, जो कि एक आबकारी वृत्त भीलवाड़ा में और एक आबकारी थाना भीलवाड़ा में यह अभियोग दर्ज किया गया है। राजस्थान के दौसा शहर में एक शराबी बेटे ने अपनी ही मां को आग लगा दी, जिसे झुलसी हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत से हर कोई हैरान रह गया है। पूरा मामला दौसा शहर की नई मंडी रोड का है, जहां एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके ही नशेड़ी बेटे ने केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिसमें महिला बुरी तरह झुलस गई। वही वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस थाना कोतवाली को मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि नई मंडी रोड पे एक लड़के ने अपनी मां को केरोसिन से जला दिया, जिसकी सूचना पर
मैं भी गया, मेरा जाब्ता भी गया था। वहाँ पे एक पुष्पा देवी, उम्र करीब 60 साल है, जिसका एक लड़का है वो नशेड़ी टाइप है, शराब पीने का आदी है। वो किसी बात को लेकर अपनी माँ के हाथ पे और पीछे कमर पे केरोसिन से जला दिया, जिससे उसकी बॉडी करीब 30% जली थी और उसको उसी वक्त सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। धौलपुर में एक बार फिर से एक युवक की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है, जिससे जिले की कोविड-19 पॉजिटिव का आंकड़ा 28 पहुंच गया है। कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया युवक मनिया थाना क्षेत्र के गांव टांडा का रहने वाला है। युवक दिल्ली के निजी अस्पताल में काम करता था, जो कि 16 मई को अपने गांव आया हुआ था। टांडा निवासी जो कोरोना पॉजिटिव आया है, इसकी हिस्ट्री दिल्ली से आने की है। दिल्ली से जैसे ही धौलपुर पहुंचा, हमारे जो निगरानी दल यहाँ कार्य कर रहे हैं वो उसको लेकर बंदा CSC है और उसको वहाँ सैंपलिंग की गई। ये 16 तारीख को इसकी सैंपलिंग की गई, जिसका आज सुबह रिजल्ट आया, जिसमें पॉजिटिव पाया गया है। इसको हमारी टीम द्वारा सामान्य चिकित्सालय धौलपुर आगे इलाज के लिए भिजवाया जा रहा है और इसके घर वाले जो हैं, जिनमें इसके फैलने की संभावना को मद्देनजर उनको भी उठा कर उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है। राजस्थान के अंतिम छोर पर गुजरात से सटी मावल सरहद के पास मावल चौकी पर रीको पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रक में भरकर गुजरात से ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद की गई है। इस दौरान प्लास्टिक के कट्टों की गांठों के पीछे छिपाकर ले जा रही अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की 470 पेटियां बरामद की गई है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 40 लाख रुपए आंका गया है। तो नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें प्लास्टिक के कट्टों की गांठें बनाई, उसके नीचे छुपाकर अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, जो करीब 470 पेटी शराब हमने बरामद की है, जो सामान्यतः पंजाब हरियाणा से गुजरात जाती है। इसमें आगे पूछताछ में और खुलासा होगा कि कहाँ से शराब लाकर वहाँ ले जाई जा रही है। इस संदर्भ में एक मुलजिम देशराज को गिरफ्तार किया, आगे का अनुसंधान जारी। सर, किस तरह ले जा रहे ट्रक में छिपा गई है? ट्रक में एक एंगल से बनाकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके नीचे शराब की पेटियां भरी जाती है, उसके ऊपर प्लास्टिक के बड़े कट्टों की जो गांठें बनाकर रखा जाता है, उसके नीचे एक स्कीम सिस्टम बनाया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।